हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का नर्सिंग एज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और नर्सिंग एज के साथ अपने तैयारी को एक बेहतरीन चार चांद लगाने के लिए रेडी होंगे। तो जल्दी से तमाम उन साथियों को बताकर चलें कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। जिसका सपना है एक सरकारी कर्मचारी बनने का, तो जल्दी से उन तमाम साथियों को सेशन के बारे में बताकर चलिए। आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होने वाला है। कुल मिला के बात आपको पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात की जा रही है और किसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में, आपको चिकन पॉक्स के पॉजिटिव एजेंट के बारे में बात की जा रही है। यदि चिकन पॉक्स के पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं, पैरामिक्सो वायरस नहीं देखने को मिलने वाला। इसका राइट आंसर जो नजर आएगा वो आपका वेरिसोला जोस्टर, इसका राइट आंसर देखने को मिलने वाला है। यदि हर्पीज की बात करते हैं तो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस देखने को मिलने वाला है। और बॉर्डिटेला पर्टोसिस की बात करते हैं तो ये पर्टोसिस कोज करने या वूपिंग कब कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नजर आता है। तो यदि अपन चिकन पॉक्स की जब भी बात करेंगे, आपका वेरिसेला जोस्टर इसका पॉजिटिव एजेंट नजर आने वाला है। ये आप बताकर चले। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है कि कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द एड्स की आपका जो एड्स देखने को मिला है, किसकी बात की जा रही है, एड्स की बात की जा रही है। और एड्स की जब भी बात करें कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, सबसे पहले पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो HIV इसका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का पॉजिटिव एजेंट नजर आता है। साथ ही साथ यदि HIV की बात करते हैं, HIV कौन सी फैमिली का नजर आता है, आपकी रेट्रोवायरस फैमिली का मेंबर आपका HIV यहाँ देखने को मिलने वाला है। फिर बात करते हैं आपके एड्स के कन्फर्मेटरी टेस्ट की। तो कन्फर्मेटरी जो टेस्ट नज़र आता है वो आप वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट के नाम से जानकर चलते हैं। किस नाम से जानकर चलते हैं? वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट के नाम से यहाँ पर देखा जाने वाला है। तो आप राइट आंसर बताकर चलिए कि राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन बी वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट जो एड्स के लिए कन्फर्मेटरी आपका टेस्ट के नाम से जाना जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ICTS की बात करते हैं कि ICTS की फुल फॉर्म क्या होने वाली है। जब भी ICTS की बात आए तो याद रखें ये उन पेशेंटों को यूज लिया जाता है जिनमें एड्स हैं या HIV है। HIV और एड्स वाले पेशेंट के लिए ये यूज लिया जाने वाला है। कुल मिला के बात ऐसे पर्सन्स जिनको HIV एड्स पॉजिटिव देखने को मिला है वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, उन पेशेंटों को अपने को ICTS के बारे में बताकर चलना होता है। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर होगा, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट सेंटर होता है क्या। मैं ICTS की बात बता दूं, यहाँ दो चीज़ की जाती है। पहली तो काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, दूसरा उनको क्या किया जाएगा, टेस्ट किए जाएंगे। दूसरा टेस्ट किए जाने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सर ये बिल्कुल सही होने वाला है, या फिर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। इंटरमिटेंट नहीं होता है, इंटरमिटेंट नहीं होता है। ये क्या देखने, राइट आंसर क्या देखने को मिलने वाला है, आपका इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जो नज़र आता है वो आपके ICTS की फुल फॉर्म देखने को मिलती है। कौन से पेशेंट के लिए यूज लेते हैं तो वो HIV और एड्स वाले पेशेंट के लिए यूज लिया जाने वाला है। इतना बताकर चलें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ नजर आने वाला है। द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस की ट्यूबरक्लोसिस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा नजर आता है। सलाइन टेस्ट यहाँ नहीं करते हैं। ट्यूबरक्लिन टेस्ट अपन, जिसे दूसरा नाम क्या होता है, अपन मॉन्टेक्स टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। यदि इसकी मॉन्टेक्स टेस्ट की मैं बात करूँ, ये आपका 72 आवर्स के अंदर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इसको अपन मॉन्टेक्स टेस्ट को कन्फर्मेटिव नहीं बोलते हैं, ब्रोंकोस्कोपी नहीं होने वाला। जो राइट आंसर देखने को मिलेगा
वो अपना होगा स्पुटम अपन कल्चर करते हैं। क्या करते हैं अपन, जभी भी टीबी की बात की जाए और टीबी की जभी भी बात की जाती है अपने को इसका सबसे पहले एजेंट के बारे में पूछा जाता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका क्या होता है, आपका पॉजिटिव एजेंट होने वाला है। फिर इसके टेस्ट की, कन्फर्मेटरी टेस्ट की, जो अपन स्पुटम कल्चर किया जाता है। और जब भी स्पुटम कल्चर की बात आए, याद रखें कि जब भी आपको स्पुटम कल्चर की बात आती है तो हमेशा देखकर चलना है कि स्पुटम का जो सैंपल देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलने वाला है, सैंपल देखने को मिलने वाला है, उसको अपन अर्ली मॉर्निंग कलेक्ट करते हैं। कब करते हैं, अर्ली मॉर्निंग अपने को सैंपल कलेक्ट करना होता है। पेशेंट को बोल दें कि कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिना खाने पीने सुबह उठते ही आपको क्या करना है, बेड साइड ही आपको स्पुटम का सैंपल कलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जितनी भी दिनचर्या है वो सारी की सारी आपको परफॉर्म करनी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स एक्सेप्ट, कि निम्न में से जितनी भी ड्रग दी गई है वो सारी की सारी कैसी हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग हैं। कैसी हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग हैं। यदि अपन ये ड्रग्स की बात करते हैं तो ये ड्रग्स कौन सी हैं, अब ये डोर्स की ड्रग्स होने वाली हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल थेरेपी जो टीबी के लिए मैनेजमेंट किया जाता है उसकी सारी की सारी ड्रग्स ये देखने को मिलने वाली हैं। जो टीबी के लिए जो ड्रग्स, दो प्रकार की ड्रग्स यूज ली जाती हैं, पहली आपकी बैक्टीरियोसाइडल और नेक्स्ट आपकी बैक्टीरियोस्टैटिक। साइडल का मतलब है कि किल करने वाली, साइडल का मतलब है कि वो ड्रग जो किल करती है, और स्टैटिक का मतलब है कि केवल और केवल इनको स्टॉप करती है। क्या करती है, स्टॉप करती है, कुल मिला के बाद किल नहीं करती है। यदि किल करने वाली आपकी रिफार्मसिन होती हैं, बिल्कुल सही बात है, आइसोनियाजाइड देखने को मिलने वाली है, पायराजिनामाइड देखने को मिलती है। लेकिन इथाम्ब्यूटोल है, इथाम्ब्यूटोल आपके साइडल नहीं होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक देखने को मिलने वाली है। तो इथाम्ब्यूटोल अपने का राइट आंसर नजर आने वाला है, जो एक प्रकार की बैक्टीरियोस्टैटिक डॉट्स थेरेपी का पार्ट देखने को मिलने वाली है। इन फॉलोइंग विच मैच इज इनकरेक्ट, कि निम्न में से जो वैक्सीन और जो डिजीज, जो वैक्सीन और साथ ही साथ जो रूट बताया गया है वो इनकरेक्ट है। किसकी बात की जा रही है, इनकरेक्ट की बात की जा रही है। आपको मैच करना है कि डीपीटी वैक्सीन आईएम रूट से देते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपकी डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस के लिए जो रूट प्रीफर किया जाता है वो कौन सा होता है, आपका आईएम रूट देखने को मिलने वाला है, बिल्कुल सही बात है। आपके बीसीजी को, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन को आईडी रूट यूज लिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मीजल्स वैक्सीन को आईएम नहीं देते हैं, मीजल्स वैक्सीन को सबकुटेनियस रूट का उपयोग किया जा रहा है, मतलब ये गलत होगा। लास्ट देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आईएम, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक ध्यान देकर और चलिए कि हमेशा अपने को जो आईएम वैक्सीन लगने वाली है, आईएम वैक्सीन अपन बच्चों के अंदर मैक्सिमम जो 2 ईयर के बच्चे हैं उन सभी में वॉस्टल लैटरिस मसल्स यूज करते हैं, कभी ग्लूटेयल मसल यूज नहीं की जाती है। लैटरल थाई पे अपने को क्या किया जाता है, आईएम वैक्सीनेशन किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मीजल्स वैक्सीन सबकुटेनियस रूट से दी जाती है, ये करेक्ट है। लेकिन अपन इनकरेक्ट की बात करते हैं, यहाँ आईएम बताया गया है, तो ये आपको इनकरेक्ट नजर आने वाला है। अभी मॉन्टेक्स टेस्ट की बात की कि मॉन्टेक्स टेस्ट कैसे यूज किया जाएगा। आपका इंट्राडर्मल टेस्ट होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, आईवी होगा या फिर सबकुटेनियस देखने को मिलने वाला है। यदि अपन मॉन्टेक्स टेस्ट की बात करते हैं तो याद रखें हमेशा इसको इंट्राडर्मली अपन यूज करते हैं। कहाँ इंट्राडर्मली, इसको जो आपकी डर्मिस लेयर होती है, स्किन की जो डर्मिस लेयर होगी उसके
अंदर जो डर्मिस लेयर होती है उसके अंदर उसके नीचे अपने को मॉन्टेक्स टेक्स्ट का सॉल्यूशन अपने को क्या करना होता है, इंजेक्ट करना होता है। और रिजल्ट इफेक्टिवनेस कब देखते हैं, इफेक्टिवनेस 48 टू 72 आवर्स के बाद, मैक्सिमम अपने को 72 आवर्स के बाद एग्जैक्ट रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाई, कि आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है मेनली किसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, किसका बात किया जा रहा है, टीबी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जा रही है, एमओटी की बात की जा रही है। और टीबी के एमओटी की बात करें तो कंटामिनेटेड फूड नहीं होगा, पोल्यूटेड वाटर नहीं होता है, इन्फेक्टेड ब्लड नहीं है। तो राइट आंसर क्या आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा, ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन यहां देखने को मिलता है। और याद रखें ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, साथ ही साथ इसको मैं कौन सा बोल सकता हूं, रेस्पिरेटरी रूट बोल सकता हूं, कि आपके रेस्पिरेटरी रूट की सहायता से आपका कौन सा इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस नामक डिजीज ट्रांसमिट देखने को मिलने वाली है। विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड इन मलेरिया, कि मलेरिया जो फीवर है, मलेरिया सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, लीवर को, स्प्लीन को, किडनी को या हार्ट को। बात करते हैं मलेरिया की, थोड़ी सी यदि मलेरिया की बात करें, मलेरिया कैसी डिजीज होती है सर, मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज होती है। कैसी डिजीज होती है, पैरासाइटिक डिजीज होती है, पैरासाइटिक डिजीज देखने को मिलती हैं, इतना ध्यान रखें। और साथ ही साथ जो पैरासाइट्स होते हैं, वो पैरासाइट आपको, जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट डायरेक्टली नहीं होते हैं, उनके लिए एक वाहक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एक वाहक देखने को मिलता है। बात करते हैं अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, वेक्टर बोन देखने को मिलता है। कैसा, वेक्टर बोन नजर आता है। और सर वेक्टर कौन सा होता है, यदि वेक्टर की बात आए तो मादा एनाफ्लीज मच्छर यहां देखने को मिलती है। कौन सी, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके द्वारा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो के द्वारा देखने को मिलने वाला है। फिर बात आती है सर अफेक्ट किसको करता है, आइए आपके मैक्सिमम जो अफेक्ट करता है वो आपके स्प्लीन को अफेक्ट करने वाला है। मलेरिया किसको अफेक्ट करता है, स्प्लीन को सबसे ज्यादा मोस्टली अफेक्टेड करता हुआ चलने वाला है। तो राइट आंसर बताकर चलें, स्प्लीन। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोफोबिया मीन्स, कि हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होने वाला है। हाइड्रोफोबिया मेनली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हाइड्रो प्लस फोबिया। हाइड्रो प्लस फोबिया, हाइड्रो इज रिप्रेजेंट टू वाटर एंड फोबिया रिप्रेजेंट टू फियर। मतलब आपको ऐसा टर्मिनोलॉजी देखने को मिली है कि हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर से डर लगना, कि फियर फ्रॉम दी वाटर, कि वाटर से डर लगता है, उसे अपन क्या बोलकर चलने वाले हैं, हाइड्रोफोबिया देखने वाले हैं। तो राइट आंसर हाइड्रोफोबिया बताकर, कि फियर फ्रॉम दी वाटर बताकर चलेंगे। सर देखने को किस में मिलता है, यदि ये बात करते हैं किस में देखने को मिलता है, तो ये आपके रेबीज वाले पेशेंट, जो रेबीज डिजीज है उस में आपको नजर आने वाला है। इतना बताकर चलिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, जिसे अपन ESI एक्ट वाज पास, की इंडिया के अंदर जो ESI एक्ट है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इंडिया के अंदर कब देखने को मिला, ESI इंडिया के अंदर कब स्टार्ट देखने को मिला, ये आपके 1948, जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद इंडिपेंडेंस के पास इसको क्या कर दिया गया था, स्टार्ट कर दिया गया था। 1948 से अपने को इंडिया के अंदर ESI एक्ट पास हो चुका था। इतना बताएं।
क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने को बार बार अपने एग्जामिनेशन आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है, बार बार पूछा गया है कि ये सारी आपका ESI कब देखने को मिला, क्योंकि जो ESI एक्ट है बहुत आपके जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में वर्कर काम करते थे उन सभी को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल देखने को मिली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन आपके प्रेगनेंसी के अंदर, किसके अंदर, प्रेगनेंसी की बात की जा रही है और प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। एक वर्ड हमेशा याद रखें कि प्रेगनेंसी में हमेशा जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स होती हैं वो सारी की सारी क्या नज़र आती हैं, आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नज़र आती हैं, को किसी भी प्रकार की लाइव वैक्सीन अपने को एडमिनिस्टर नहीं करनी है। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखें, एक्सेप्ट, किसका याद रखना है, एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट कौन सी है, और वो मेडिसिन है आपकी येलो फीवर। येलो फीवर कैसी होती है, एक लाइव वैक्सीन होती है लेकिन प्रेगनेंसी में एडमिनिस्टर की जा सकती है। कब, जब महिला इंडिया से बाहर जाए, यदि महिला इंडिया से बाहर जाती है, फॉरेन कंट्री में जाती हैं जहां येलो फीवर प्रेजेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर येलो फीवर के केसेस नहीं देखे जाते हैं, तो आपको जब भैया से मिलने जा रही हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले येलो फीवर का वैक्सीनेशन अपने को करवाना होगा। तो हेपेटाइटिस नहीं होगा, टेटनस नहीं देखने को मिलेगा, पर्टोसिस नहीं होगा। यहाँ कौन सी वैक्सीन देखने को मिलेगी, रूबेला वैक्सीन। कौन सी, रूबेला वैक्सीन अपने को यहाँ देखने को मिलने वाली है। फर्स्ट फेज ऑफ द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज टुक प्लेस ऑन, कि इंडिया के अंदर जो पल्स पोलियो प्रोग्राम देखने को मिला था उसका फर्स्ट फेज कब देखने को मिला, आपके 20 दिसंबर में नहीं था, 95 में था, मतलब स्टार्टिंग 95 में थी, 96 को अपन हटा देते हैं, दिसंबर 20 दिसंबर था या 9 दिसंबर था, तो अपन देख कर चलते हैं। आपका स्टार्ट देखने को मिला था ये 9 दिसंबर 1995 से लेकर 20 जनवरी 1996 के तक ये आपका पहला पखवाड़ा यहाँ पर देखने को मिला था। किसके बारे में, यहाँ पल्स पोलियो का पहला अभियान देखने को मिला था। इतना ध्यान रखना है, पल्स पोलियो प्रोग्राम या पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपके इंडिया के अंदर 9 दिसंबर 1995 से लेकर 20 जनवरी 1996 तक पहला अभियान यहाँ पर देखने को मिला था। Which of the following group is of a आर्थ्रोपोड बोन डिजीज, कि निम्न में से आर्थ्रोपोड बोन डिजीज कौन सी होने वाली है। ध्यान से पढ़कर जवाब दें कि ऑर्थोपोड डिजीज की बात की जा रही है। ऑर्थोपोड का मतलब है, यदि वर्ड ऑर्थोपोड की बात की जा रही है मतलब किससे, आपके कीट पतंगों की बात की जा रही है, इंसेक्ट की बात की जा रही है। किसकी, इंसेक्ट की बात की जा रही है। और इंसेक्ट में अपन किसको, कौन सा चीज़ देख कर चलेंगे, वेक्टर का भी अपने को ध्यान रखना है। कि आपका येलो फीवर, डेंगू फीवर बिल्कुल सही बात है, मॉस्किटो के द्वारा देखने को मिलते हैं। मलेरिया, फ्लेरिया ये भी बिल्कुल इंसेक्ट के ही होंगे। जेपलिन, एन्सेफेलाइटिस, काला आजार बिल्कुल सही बात है। मतलब ऑल ऑफ दी अबव, सारे के सारी जो डिजीजेज हैं वो कैसे होती हैं, आपके ऑर्थोपोड बोर्न डिजीज होने वाली है। कैसी होने वाली है, ऑर्थोपोड बोर्न डिजीज देखने को मिलने वाली है। इतना आप बताकर चले। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स, कि कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है। सर बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव अलग अलग प्रकार के होते हैं। वेरियस मेथड होता है, IUCD होते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देखने को मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। कुल मिला के बाद आपका जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो कॉन्ट्रासेप्शन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पोर्टेंट
फैक्टर देखने को मिलता है किसके लिए, आपके फैमिली प्लानिंग के लिए। किसके लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। यदि आप फैमिली प्लानिंग करते हो, फैमिली प्लानिंग का मेन जो फैक्टर नजर आने वाला है वो क्या होता है, आपका कॉन्ट्रासेप्शन होता है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपन, प्रिवेंटिंग यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, की आप स्पर्म और ओवम के यूनियन मिलाप को बचाना है, बिल्कुल सही है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव ही होता है। सप्रेसिंग ओवुलेशन, जो ओसीपी करती है कि ओवुलेशन को क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, ये भी किसका टाइप होता है, आपके कॉन्ट्रासेप्शन का ही देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरफेयरिंग विथ इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम इनटू द ओवम यूट्रस, की आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद ओवम को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट नहीं होने देना, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन को रोकना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शन का ही मतलब होने वाला है। मतलब ऊपर दिए गए सारे के सारे ऑप्शन सत्य हैं, किसके रिलेटेड, आपके कॉन्ट्रासेप्शन के रिलेटेड। इतना आप बताकर चलें। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दैट सप्रेस ओवुलेशन। अब बात की जा रही है, अभी अपन ने बात की कि ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सा है जो ओवुलेशन को सप्रेस करता है। किसको सप्रेस कर रहा है, आपके ओवुलेशन को सप्रेस कर रहा है, वो कौन सा आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। कॉन्डम बैरियर मेथड होता है, कॉपर्टी आपके इम्प्लांटेशन को, साथ ही साथ इम्प्लांटेशन को रोकती है, आपके फर्टिलाइजेशन को रोकती है। नेक्स्ट, आपके ट्यूबेक्टोमी तो क्या है, परमानेंट मेथड, मतलब ये तो होगा ही नहीं। आपकी जो माला एन और माला डी होती है, कौन कौन सी, माला एन और माला डी होने वाली है, उनका काम क्या है कि ओवुलेशन को क्या कर देना, सप्रेस कर देना, ओवुलेशन को बंद कर देना, कम कर देना। यदि ओवुलेशन सप्रेस हो गया, मतलब ओवम या मैं बोलूं सेकेंडरी oocyte, जो सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte क्या नहीं हो पा रहा है, रिलीज नहीं हो पा रहा है। यदि सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं हो रहा है तो आप बताकर चलिए कि जो ओवम, जो सेकेंडरी oocyte ही नहीं आया, मतलब स्पर्म से फर्टिलाइज होने वाला, शादी करने वाली जब दुल्हन ही नहीं आई, तो किसी प्रकार का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं आएंगे, प्रेगनेंसी होने के चांसेस नजर नहीं आने वाले हैं। तो आप बताकर चले, ओवुलेशन को सप्रेस कौन करती है, वो माला एन करने वाली है। माला एन आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के RMNCH+A प्रोग्राम के अंदर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नजर आने वाली है, इतना आप ध्यान देकर चले। नेक्स्ट बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़कर ध्यान से जवाब देना है। द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज रिप्रेजेंट, की जो आपका एपेक्स होता है अंडर 5 क्लिनिक का, वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, आपके केयर ऑफ द ट्रीटमेंट को, या फिर आपके फैमिली प्लानिंग को, आपके हेल्थ टीचिंग को, या इम्यूनाइजेशन को। यदि बेस की बात करते हैं अपन, और बेस जो एपेक्स की बात करते हैं, और एपेक्स किसको बताता है, यहाँ इम्यूनाइजेशन को बताकर चलने वाला है। किसको बताने वाला है, इम्यूनाइजेशन को बताकर चलने वाला है। सोर्स ऑफ वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, की वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का सोर्स क्या नजर आने वाला है। जितने भी वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के डेटा होते हैं, वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, यहाँ पर कभी पूछना चाहता है। पहला और इम्पोर्टेंट आपका हेल्थ सर्वे, कौन सा, हेल्थ सर्वे। दूसरा अपन बोल सकते हैं सेंसस, आपकी जनगणना, कौन सी, सेंसस। और तीसरा नजर आने वाला है आपके डेथ एंड जो बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आप, उन सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का
क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ राइट आंसर देखने को मिलने वाला है। सेंसस सही बातें हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ उन सभी का, और मैरिज इन सभी का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को बताकर चलता है। हेल्थ सर्वे जो बहुत सारे सर्वे बहुत सारी एजेंसियों के द्वारा किए जाते हैं, उससे भी अपन वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स का डेटा कलेक्ट कर कर चलते हैं। मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करें, ट्यूबरक्लोसिस इज कोज्ड बाय, कि ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा कोज किया जाता है। अभी अपन ने देखा था कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री आपके लेप्रोसी कोज करती है। किसको कोज करती है? लेप्रोसी को कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री। फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई की बात करते हैं तो ये ट्यूबरक्लोसिस को कोज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी की बात करते हैं तो ये टिटनस को कोज करता है। किसको? टिटनस को कोज करता है। कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया की बात करते हैं तो कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया आपके डिप्थीरिया का कोजेटिव एजेंट देखने को मिलता है। किसका? डिप्थीरिया का कोजेटिव एजेंट यहां नजर आने वाला है। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच मैच इनकरेक्ट, वही जो अभी रिपीट क्वेश्चन देखने को मिला है। अभी अपन ने बात की थी कि निम्न में से इनकरेक्ट मैच कौन सा नजर आ रहा है, तो वो कौन सा होगा? मीजल्स और आपका IM। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मीजल्स के लिए सबकुटेनियस, क्योंकि मीजल्स को क्या करवानी पड़ती है? MSC करवानी पड़ती है। याद करने का तरीका, यदि मीजल्स का रूट याद करना है तो MSC आप याद रखें कि मीजल्स रूट कौन सा? सबकुटेनियस यहाँ देखने को मिलने वाला है। विच इज द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन, कि निम्न में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा आपके नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए। याद रखें जब भी आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शन की बात आती है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन की बात आती है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का एक दूसरा नाम आपको नजर आने वाला है, ऑल्सो नोन एज, कौन सा होगा? वो होगा HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इसको बोला जाता है। यदि हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन हुआ है, एडमिशन के 48 आवर बाद, कितने आवर बाद? 48 आवर बाद, और पेशेंट को डिस्चार्ज घर जाने के बाद, डिस्चार्ज के बाद 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको यदि कोई नया इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर देखने को मिले तो वो किसका टाइप देखने को मिलता है? आपका नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का टाइप नजर आता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को कंप्लीट अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या हेल्थ केयर वर्कर्स को और साथ ही साथ जितने भी कॉन्टैक्ट पर्सन आ रहे हैं पेशेंट से, उनको बोलें कि आप क्या करिए? हैंड वॉशिंग करिए। क्या करिए? हैंड वॉशिंग करिए। जब भी आप पेशेंट से मिलते हो, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हो, पेशेंट को आप कोई भी केयर प्रोवाइड या पेशेंट को दवाई देने जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में या फिर डायरेक्टली एक पेशेंट के बाद जाते हो, तो क्रॉस इन्फेक्शन को बचाकर चलना है। किसको बचाकर चलना है? अपने को क्रॉस इन्फेक्शन को बचाकर चलना है, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन फैलता है, उसे अपन क्रॉस इन्फेक्शन के नाम से जानकर चलते हैं। तो क्रॉस इन्फेक्शन को अपने को प्रिवेंट करना है, आप इतना ध्यान दें। तो हैंड वॉशिंग क्या होने वाला है यहाँ पर? बेस्ट आपका मेथड देखने को मिलने वाला है। PP नहीं होता है, आइसोलेशन नहीं होता है, यहाँ स्टेराइल आर्टिकल्स नहीं नजर आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें, डिप्थीरिया इज ए, डिप्थीरिया क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज होती है, आपका वायरल होती है, प्रोटोजोअल या फंगल। डिप्थीरिया की जब भी बात आए कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी की हमें याद आती है कि सर कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरी था जो किसको कोज करता है? आपकी डिप्थीरिया को कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो डिप्थीरिया आपके बैक्टीरियल डिजीज यहाँ देखने को मिलने वाली है। blood sample from a patient with malaria should be
कलेक्टेड कि किसी पेशेंट को मलेरिया देखने को मिला है। क्या देखने को मिला है? मलेरिया देखने को मिला है। और मलेरिया जब हुई है, मलेरिया फीवर आपको नज़र आ रहा है। और याद रखें मलेरिया फीवर के अंदर 3 आपको स्पेसिफिक स्टेज नज़र आती हैं। कौन कौन सी? पहली आपको कोल्ड स्टेज देखने को मिलेगी। कौन सी? कोल्ड स्टेज, ठंड लगना स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद आपको हॉट स्टेज देखने को मिलती हैं, उसको बहुत ज़्यादा पीक लेवल फीवर पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेटिंग स्टेज यहाँ देखने को मिलने वाली है। कौन सी स्टेज? स्वेटिंग स्टेज यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर ठंड लगती है बहुत बेहतरीन, क्योंकि मलेरिया के अंदर आप बताकर चलें, जब भी मलेरिया की बात आती है, मलेरिया के अंदर फीवर विथ चिल्स की मोस्ट बेहतरीन यहाँ कंप्लेन नज़र आती हैं कि ठंड कपकपी लगने के साथ अपने को क्या फीवर नज़र आए, वो फीवर विथ चिल्स के कैटेगरी के अंदर देखने को मिलने वाला। अब सैंपल की बात करते हैं, और ब्लड सैंपल की जब भी बात करते हैं, वो हमेशा अपने को कब लेना होता है? जब आपका फीवर क्या रहे, अपने उच्चतम लेवल पे रहे। कब रहे? अपने उच्चतम स्तर पर रहे, पीक लेवल पर रहे। उस दौरान अपने को मलेरिया के दौरान ब्लड सैंपल लेना होता है, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्टिविटी होती है उस दौरान, पीक फीवर के दौरान आपको क्या टॉप पर नजर आने वाली है। पीक लेवल एट द पीक ऑफ द फीवर, बिल्कुल सही बात है, यहीं अपन लेंगे। आफ्टर मील नहीं, आपके व्हेन फीवर जस्ट स्टार्टेड नहीं होता है। व्हेन टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में लेके क्या करेंगे? जब फीवर अपने उच्चतम लेवल पे हैं, अपने सर्वोत्तम लेवल पे हैं, उस दौरान अपने को सैंपल लेना होता है। आप इतना बताकर चले। ड्यूरिंग मीजल्स रेसेज अकर्स इन, कि मीजल्स के दौरान आपको रेसेज कब देखने को मिलते हैं? जब मीजल्स की बात करते हैं, मीजल्स की बात करें तो वहाँ आपको रेसेज नज़र आते हैं, जो आपके प्रोड्रोमल स्टेज में होंगे, इरप्टिव में होंगे, या पोस्ट मीजल स्टेज में। जो आपकी इरप्टिव स्टेज के अंदर आपको रेसेज सबसे ज़्यादा और सबसे पहले देखने को मिलने वाले। ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा। आपको रेसेज कब ड्यूरिंग मीजल्स कब अकर होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं? जो इरप्टिव स्टेज के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं। इतना आप बताकर चले। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द टीबी इंक्लूडेड, आप क्या कर रहे हो? प्राइमरी प्रिवेंशन कर रहे हो। किसकी बात आई है? प्रिवेंशन की बात आई है। और लेवल ऑफ प्रिवेंशन की जब भी बात आती है, आपको 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। पहला प्राइमोर्डियल देखने को मिलता है, दूसरा अपने को प्राइमरी देखने को मिलता है, तीसरा अपने को सेकेंडरी देखने को मिलने वाला है, और जो लास्ट और तीसरा जो अपने को टर्सरी देखने को मिलने वाला है। कौन सा देखने को मिलता है? आपको टर्सरी देखने को मिलता है। जब याद रखें, आपका डोज नहीं होता है बीसीजी वैक्सीनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एमटीडी नहीं होती है बीसीजी वैक्सीनेशन, क्योंकि यदि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्राइमरी का पूछा गया है। और प्राइमरी की जब भी बात आए, याद रखें, जब भी प्राइमरी की बात आती है, हमेशा याद रखना है जितनी भी क्या होते हैं? इम्यूनाइजेशन होते हैं। इम्यूनाइजेशन किसका पार्ट होते हैं? आपके प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट होते हैं। और इसमें भी 2 प्रकार की आपकी, एक तो हेल्थ प्रमोशन, और दूसरा अपने को नजर आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। और इम्यूनाइजेशन किसका पार्ट होता है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का पार्ट होने वाला है। आप इतना बताकर चलिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ना बीसीजी वैक्सीन यहां देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़कर जवाब देकर चलना है अपने को कि ए बेसिक डॉक्यूमेंट मेंटेन एट ए सब सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग फैमिली प्लानिंग वर्क इज नोन एज, कि आप क्या कर रहे हो? कौन सा, ये पूछा जा रहा है कि आप सब सेंटर पे वर्क कर रहे हो। किस पे? सब सेंटर पे आप वर्क कर रहे हो। इस दौरान अपने को क्या करना है? फैमिली प्लानिंग मेंटेन करना है। फैमिली प्लानिंग वर्क मेंटेन कर रहे हैं,
और फैमिली प्लानिंग वर्क मेंटेन करने के लिए आपको कौन सा रजिस्टर मेंटेन करना है? कॉन्ट्रासेप्टिव रजिस्टर होगा, सैंपल रजिस्ट्रेशन होगा, फील्ड सर्वे होगा या एलिजिबल कपल रजिस्टर देखने को मिलने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा? आप कौन सा रजिस्टर मेंटेन करेंगे? आप एलिजिबल कपल रजिस्टर मेंटेन करेंगे, क्योंकि जो एलिजिबल कपल रजिस्टर होता है वो ऐसे पर्सन, इसके अंदर ऐसे पर्सन या मैं बोलूँगा ऐसे कपल इंक्लूड देखने को मिलते हैं जो मैरिड हैं। कैसे हैं? जो मैरिड है, रिप्रोडक्टिव एज में है। कौन सी एज में? रिप्रोडक्टिव एज में है। उन्हें अपन एलिजिबल कपल के नाम से जानकर चलते हैं। वो सारे के सारे कहाँ आपके एलिजिबल कपल कैटेगरी में आते हैं, उस रजिस्टर में आते हैं, और फैमिली प्लानिंग उन्हीं को बताकर चलनी है। नेक्स्ट अपन बात करें इन कोल्ड चेन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन। कोल्ड चेन की बात आ रही है और कोल्ड चेन की जब भी बात आए, कोल्ड चेन क्या होती है? कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जब वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसका स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन करना किसके अंदर देखने को मिलता है? आपके कोल्ड चेन के अंदर देखने को मिलने वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर आपके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सारी जो एक्टिविटी किसके अंदर इंक्लूड की जाती है? आपके कोल्ड चेन के इंक्लूड की जाती है। उसके टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? प्लस आपके 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस उसका नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। याद रखें, एक और आपको यूज किया जाता है जिसे रिवर्स कोल्ड चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स कोल्ड चेन बोलकर चलने वाले हैं। रिवर्स कोल्ड चेन के अंदर स्टूल सैंपल को ले जाने के लिए उपयोग लिया जाता है। किसको? स्टूल या फिर सैंपल। याद रखें, सैंपल को ले जाने के लिए कहाँ से? आपके सैंपल साइट से, जहाँ से आपने सैंपल कलेक्ट किया है वहाँ से लेकर लेबोरेटरी के लैब तक ले जाने की प्रोसेस, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने की प्रोसेस जो होती है वो रिवर्स कोल्ड चेन का पार्ट देखने को मिलने वाली है। बीसीजी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय मैक्सिंगो। अब बात की जा रही है बीसीजी वैक्सीन के बारे में कि बीसीजी वैक्सीन को अपन कौन सा सॉल्यूशन अपन मेंटेन करते हुए क्या करेंगे? प्रिपेयर करेंगे। रिंगल एक्टेड होगा, नहीं होगा, आपका डेक्सट्रोज होता है, नहीं होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, या डिस्टल वाटर देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर अपन नॉर्मल सलाइन बताकर चलने वाले हैं। और यदि डिस्टल वाटर की बात आती है तो मीजल्स अपन बोलकर चलते हैं। मीजल्स के अंदर डिस्टल वाटर, और आपके बीसीजी वैक्सीन के लिए, किसके लिए? आपकी बीसीजी वैक्सीन के लिए कौन सा सॉल्यूशन होता है? यदि सॉल्यूशन की बात आती है तो सॉल्यूशन आपका एनएस नॉर्मल सलाइन होता है। यदि स्टेन की बात आती है तो स्टेन कौन सा होता है? आपका डेनिस 1331 देखने को मिलता है। कौन सा? 1331 देखने को मिलने वाला है। यदि रूट की बात आती है तो रूट आपका इंट्राडर्मल देखने को मिलता है। यदि सिरिंज की बात आती है कि सिरिंज कौन सी होगी? सिरिंज आपकी ओमेगा स्टेट सिरिंज देखने को ओमेगा स्टेट सिरिंज देखने को मिलेगी। फिर या फिर आप बोल सकते हो ट्यूबरक्लिन सिरिंज। क्या बोल सकते हो? ट्यूबरक्लिन सिरिंज यहाँ बोला जा सकता है। फिर बात आए सर एंगल कितना होता है? एंगल लगाने, यदि एंगल की बात आती है तो एंगल 15 डिग्री एंगल यहाँ नजर आने वाला है। 15 डिग्री एंगल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये सारी बातें ऑल अबाउट थी किसके बारे में थी? ये आपके बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताई गई है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज द, कि होलिस्टिक आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के द्वारा या होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके हेल्थ को क्या बताया गया है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज अपन हेल्थ होती है, या फिर प्रॉपर फिजिकल हेल्थ को ही अपने को क्या बोला जाता है, आप हेल्थ बोलकर चलते हो, गुड पर्सनल रिलेशनशिप हेल्थ होती है, या फिर साउंड बॉडी, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, साउंड माइंड, आपका मतलब बॉडी मतलब फिजिकल, किसकी बात की जा रही है, फिजिकल की बात की जा रही है, साउंड मतलब साउंड माइंड का मतलब मेंटल, साउंड फैमिली, सोशल और इन्वायरमेंटल। यदि आप बिल्कुल हेल्दी हैं तो वो क्या होता है, वो आप किसको बताकर चलने वाले हैं, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को बताकर चलने वाले हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करें, द कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इंक्लूड, कि निम्न में से आपके अंडर 5 क्लिनिक के कौन कौन से कंपोनेंट आपको नजर आने वाले हैं। इम्यूनाइजेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल, न्यूट्रिशन सर्विलेंस देखने को मिलता है, ओरल रिहाइड्रेशन ORS देखने को मिलता है, मतलब सर सारे के सारे ही कहाँ हैं आपके अंडर 5 क्लिनिक का कंपोनेंट नजर आने वाले हैं, आप इतना बताकर चले। ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज सिचुएटेड ओवर पॉपुलेशन, कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर स्टोर रहता है। बात करते हैं अपन किसकी, अपन बात करेंगे पॉपुलेशन की, किसके ऊपर, आपके स्टार्ट करते हैं अपन CHC से। CHC पूछा गया है, CHC की पॉपुलेशन, बात करते हैं PSC की पॉपुलेशन, बात करते हैं सब सेंटर की पॉपुलेशन। और यदि अपन पॉपुलेशन की जब भी बात करें, अपन दो कैटेगरी के अनुसार बात करते हैं, पहले हिली एरिया या ट्राइबल एरिया, हिली एरिया, दूसरी होती है आपके प्लेन एरिया। दूसरी कौन सी होने वाली है, प्लेन एरिया देखने को मिलने वाला है। यदि CHC की बात करें, हिली एरिया के अंदर आपको 80,000 की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, प्लेन एरिया के अंदर अपन 20,000 की पॉपुलेशन पर एक अपना CHC नज़र आने वाला है। यदि अपन बात करते हैं किसकी, आपके PSC की, तो 20,000 की पॉपुलेशन पर एक नज़र आएगा और 30,000 की पॉपुलेशन पर आपको प्लेन एरिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। सब सेंटर की बात करते हैं तो सब सेंटर आपको सब सेंटर कितने पे देखने को मिलेगा, आपके 3,000 की पॉपुलेशन से लेकर 5,000 की पॉपुलेशन, कहाँ पर 5,000 की पॉपुलेशन का अंदर अपन क्या नज़र आते हैं, आपका एक सब सेंटर देखने को मिलने वाला है। ये सारी बातें किसके रिलेटेड थी, ये सारी की सारी बातें आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और यदि CHC की बात की जा रही है तो 80,000 से 1,20,000 अपनी पॉपुलेशन पर एक CHC देखने को मिलता है। फिर बात करें, यदि आपको पूछा जाए फर्स्ट रेफरल यूनिट, यदि आपको पूछा जाए फर्स्ट रेफरल यूनिट के बारे में पूछा जाए तो वो भी कौन है, वो भी आपकी CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही देखने को मिलने वाली है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। प्राइमरी प्रिवेंशन इंक्लूडेड, कि प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाने वाली है। यदि प्राइमरी प्रिवेंशन की अपन बात करें, अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर, डिजीज नहीं हुई है, अपने को रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर से अपने को बचाना है दो प्रकार से, एक तो हेल्थ का प्रमोशन कर दूसरी अपने को स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हुए। यदि अपन अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपके सेकेंडरी का प्रिवेंशन देखने को मिलने वाला है, प्राइमरी का नहीं होता है। नेक्स्ट अपन हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये आपके प्राइमरी प्रिवेंशन का पार्ट देखने को मिलने वाला है। डिसेबिलिटी लिमिटेशन की बात करते हैं, ये आपके टर्सरी के अंदर देखने को मिलता है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, इसका राइट आंसर यहां देखने को मिलने वाला है।
नेक्स्ट, ए सब सेंटर इज सिचुएटेड ओवर पॉपुलेशन, की एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर स्टोर इन सिचुएटेड रहता है। यदि पॉपुलेशन की बात करते हैं, अभी अपन ने देखा कि एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर, आपके 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पर देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी, आपके सब सेंटर के बारे में। और ये आपके आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपको नज़र आने वाला था। आशा करता हूँ आप सभी को बेहतरीन तरीके से आप सभी ने आज का सेशन एंजॉय किया है, क्योंकि आप सभी का साथ ही नर्सिंग एज के लिए हमेशा एनर्जी का सोर्स होने वाले हैं। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।